हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मिश्रा जी टेक्निकल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आपको और आपके पूरे परिवार को मिश्रा जी टेक्निकल की तरफ से दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज है दोस्तों 14 नवंबर और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आज के दिन के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो डिटेल में आपको समझाई गई है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, दिवाली धमाका ऑफर चल रहा है। आप लोग ने अगर अभी तक ई बुक नहीं परचेज किए हैं तो जाइए MZT ऐप पर ई बुक्स परचेज कीजिए। नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आपके पास MZT ऐप नहीं है तो उस लिंक के माध्यम से आप MZT ऐप डाउनलोड कर सकते हैं या फिर अन्य तरीकों से भी आप परचेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में पूरा लिखा हुआ है। बहुत ही अच्छा मौका है दोस्तों, इस मौके का फ़ायदा उठाइए। एक बात मैं और आपको बताना चाहूँगा, आज आपके लिए कंपैरिजन करने का भी बहुत ही अच्छा मौका है। आज के ही दिन आप बहुत ही अच्छे से कंपेयर कर सकते हैं हमारी ई बुक्स का अन्य किसी के ई बुक से, क्योंकि आज सभी लोग ऑफर देंगे। तो आप लोग आज 8 रुपये में हमारी एक ई बुक परचेज़ कीजिए किसी एक महीने की, और उसके बाद किसी और चैनल पर या कहीं पर भी जिसको आप जहाँ से भी ई बुक लेना चाहते हैं वहाँ पर जा कर के ई बुक आप परचेज़ कीजिए। दोनों को कंपैरिजन करने का बहुत ही अच्छा मौका है, क्योंकि प्राइस भी आधा हो गया है और आप लोग आज कंपेयर कर सकते हैं। जहां पर आपको क्वालिटी और कंटेंट ज़्यादा अच्छे से दिखाई दिए, जहां पर आपको जो वर्ड्स लिखे हों वो समझ में आए, जो भी एक्सप्लेनेशन दिया गया है वो समझ में आए, वहीं से आप लोग ई बुक्स बाकी की मंथ की परचेज कीजिएगा। ये मेरा सजेशन है, आप लोग इसको ध्यान में रखेंगे। क्योंकि बहकावे में अगर आप आ गए तो होता क्या है कि अगर आप किसी एक मंथ का किसी दूसरे चैनल से आप परचेज कर लिए हैं तो उस मंथ की हमारे चैनल से परचेज नहीं करते हैं, तो ऐसे में बहुत सारे कंटेंट हो सकता है आपसे मिस हो जाए। तो इसलिए आपके ऊपर है, आप एक बार कंपैरिजन कीजिए, उसके बाद ही चुनाव कीजिए, खुद ही डिसाइड कीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मेरी ही बुक परचेज कीजिए। आपको जो अच्छा लगे, जहाँ पर क्वालिटी बेहतर हो, जहाँ पर कंटेंट बेहतर हो और जहाँ पर एक्सप्लेनेशन अच्छे से किया गया हो, जो आपके समझ में आए, वहीं से आप ई बुक परचेज कीजिए। कोई भी प्रॉब्लम आए व्हाट्सएप नंबर नीचे दिया गया है। चलिए अब बात करते हैं लास्ट डे के क्वेश्चंस की। लास्ट डे का हमारा पहला क्वेश्चन था, भारत के पहले A-SAT मिसाइल का परीक्षण कब किया गया था? तो मार्च 2019 को, 27 मार्च 2019 को भारत ने पहली बार भारत के पहले एंटी सैटेलाइट मिसाइल का परीक्षण किया हुआ था। अगला, स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी थे। इनकी जयंती पर 11 नवंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। बात करते हैं आज के दिन के पहले क्वेश्चन की। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत का पहला चंदन संग्रहालय कहाँ खोला गया? तो भारत का पहला चंदन संग्रहालय दोस्तों मैसूर, कर्नाटक में खोला गया है। कर्नाटक के मैसूर में, मैसूर के एक्चुअली में अशोकपुरम में, कहाँ पर? अशोकपुरम में अरण्य भवन में खोला गया भारत का पहला चंदन संग्रहालय। उद्देश्य क्या है इसका? तो चंदन की खेती के महत्व के बारे में जो किसान होते हैं, जो फार्मर्स होते हैं, उनको एजुकेट करने के लिए, उनको शिक्षित करने के लिए ही ये खोला गया है। अब यहाँ पर दोस्तों इस संग्रहालय में, इस म्यूजियम में हर प्रकार की टेक्नोलॉजी सपोर्ट भी प्रोवाइड की जाएगी। साथ ही साथ पौधों की जो उस टाइप की, किस टाइप के कौन से पौधे हैं, उनकी उपलब्धता होगी, अवेलेबिलिटी होगी। साथ ही साथ कीटों के नियंत्रण के उपाय भी बताए जाएंगे कि कैसे कीटों से बचा जा सकता है, और भी कई सारी चीज़ें सिखाई जाएंगी किसानों को। तो मैसूर में, कर्नाटक में खोला गया भारत का पहला चंदन संग्रहालय। अब आया है कर्नाटक। बात करते हैं कर्नाटक की। कर्नाटक देख लीजिए दोस्तों, मैप में ये रहा कर्नाटक। बेंगलुरु यहाँ की राजधानी है, जिसे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक सिटी के नाम से भी जानते हैं। BS येदियुरप्पा बीजेपी पार्टी से यहाँ के हैं चीफ मिनिस्टर। गवर्नर हैं वजुभाई बालाजी। बांदीपुर नेशनल पार्क और नागरहोल नेशनल पार्क ये है कर्नाटक में ही। कर्नाटक अपना बॉर्डर किससे किससे शेयर करता है? कर्नाटक अपना बॉर्डर दोस्तों गोवा से शेयर करता है, महाराष्ट्र से, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरला से। इतनी जगहों से अपना बॉर्डर शेयर करता है कर्नाटक। और अभी 1 नवंबर को दोस्तों मनाया गया कर्नाटक राज्य स्थापना दिवस। अभी मैंने आपको बताया था कई राज्यों ने 1 नवंबर को अपना राज्य स्थापना दिवस मनाया। एक्चुअल में हुआ क्या था, 1 नवंबर 1956 को, 1956 को एक बार दोबारा से राज्यों का पुनर्गठन किया गया। किस आधार पर? भाषाई आधार पर, लैंग्वेज के हिसाब से। ओके, तो उसमें कर्नाटक भी था। आंध्र प्रदेश पहला राज्य बना था, ये भी याद होगा आपको। कर्नाटक हाईकोर्ट की बात करें, कर्नाटक हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है? यहाँ के चीफ जस्टिस हैं अभय श्रीनिवास ओका। कौन है? अभय श्रीनिवास ओका। अच्छा, अभी कर्नाटक से आपको एक क्वेश्चन याद हो, कर्नाटक सरकार ने एकलव्य पुरस्कार दिया। किसे दिया? पुरुष क्रिकेटर में दिया KL राहुल को, और महिला क्रिकेटर में दिया वेदा कृष्णमूर्ति को। ठीक है। अच्छा, KL राहुल से आपको याद होगा IPL में ऑरेंज कैप का खिताब इन्होंने जीता। किसका?
ऑरेंज कैप का खिताब इन्होंने जीता, केएल राहुल ने। ये किस टीम से खेलते थे? किंग्स 11 पंजाब से, उसके कैप्टन थे। ठीक है, आईपीएल पर आपको वीडियो दी हुई है, आप देख सकते हैं। अगला, हाल ही में किस राज्य ने प्रोजेक्ट एयर केयर का अनावरण किया? तो अभी हाल ही में प्रोजेक्ट एयर केयर का अनावरण किया है हरियाणा राज्य सरकार ने। अब देखिए, प्रोजेक्ट एयर केयर नाम से ही स्पष्ट है, कुछ बताने की जरूरत नहीं है कि हवा की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए, हवा की क्वालिटी को सुधारने के लिए ये प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। तो हरियाणा के जो सीएम हैं मनोहर लाल खट्टर जी, उन्होंने अभी हाल ही में गुरुग्राम में, कहाँ पर? गुरुग्राम में प्रोजेक्ट एयर केयर लॉन्च किया है। इसका मेन पर्पज़ यही है कि गुरुग्राम सिटी को स्मार्टेस्ट सिटी बनाया जाए और वहाँ की, यानी गुरुग्राम शहर की वायु प्रदूषण को कम किया जाए। साथ ही साथ कई एयर प्यूरीफायर भी इसके तहत लगाए जाएंगे, जिससे वायु की गुणवत्ता को, क्वालिटी को सुधारा जा सकेगा। ठीक है, अच्छा, गुरुग्राम आया है, गुरुग्राम से आपको क्या याद आ रहा होगा? मैंने आपको बताया था इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर है गुरुग्राम में। इससे आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। गुरुग्राम हरियाणा में है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर। जोमेटो का हेडक्वार्टर भी यहीं पर है। हरियाणा के बारे में बात करते हैं। हरियाणा देख लीजिए मैप में, ये रहा हरियाणा। उत्तर प्रदेश का पड़ोसी राज्य है हरियाणा। राजधानी है चंडीगढ़। मनोहर लाल खट्टर जी बीजेपी पार्टी से यहाँ के हैं चीफ मिनिस्टर। गवर्नर हैं सत्यदेव नारायण आर्य। देख लेते हैं हरियाणा अपना बॉर्डर किससे किससे शेयर करता है। हरियाणा अपना बॉर्डर दोस्तों हिमाचल प्रदेश से, उत्तर प्रदेश से, राजस्थान से और पंजाब से शेयर करता है। साथ ही साथ दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश से भी शेयर करता है। हरियाणा हाईकोर्ट के बारे में बात करें तो पंजाब और हरियाणा का हाईकोर्ट एक ही है और इसके चीफ जस्टिस हैं करंट टाइम पर रविशंकर झा। कौन है? रविशंकर झा जी हैं। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला, हाल ही में किसने अपनी पुस्तक आई एम नो मसीहा लॉन्च करने की घोषणा की? तो अभी हाल ही में दोस्तों अभिनेता सोनू सूद ने आई एम नो मसीहा नाम की एक पुस्तक लॉन्च करने की घोषणा की है। एक्चुअली में ये पुस्तक इनकी ऑटोबायोग्राफी है, आत्मकथा है। तो आत्मकथा जब होती है तो वो हो जाती है इम्पोर्टेंट। ठीक है, पुस्तकें वैसे तो होती हैं इंपॉर्टेंट, लेकिन पुस्तकों में अगर आत्मकथा आपको दिख गई तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप लोग इसे याद रखिएगा। सोनू सूद की आत्मकथा क्या है? आई एम नो मसीहा। तो इन्होंने अभी हाल ही में लॉन्च करने की घोषणा की है, अभी लॉन्च हुई नहीं है। इसको पब्लिश किया जाएगा पेंगुइन रैंडम इंडिया हाउस के द्वारा। किसके द्वारा? पेंगुइन रैंडम इंडिया हाउस के द्वारा। अब देखिए, सोनू सूद जी का नाम आया है तो ये काफ़ी ज़्यादा चर्चे में रहे थे, आपको पता ही होगा क्यों? कोविड-19 में प्रवासियों को उनके घरों पर पहुंचाने के लिए, तो इस वजह से इनको यूएनडीपी ने, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने सोशल ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड से नवाजा था। साथ ही साथ एसर इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर इनको चुना। किसने? एसर इंडिया ने। और ओयो होटल्स ने भी चुना है, ओयो होटल्स ने भी अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना है। चलिए, अब बुक्स एंड राइटर्स से हम लोग रिवीजन भी करते हैं क्योंकि ये बुक्स एंड राइटर्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो सबसे पहले दोस्तों पेंडोमोनियम द ग्रेट इंडियन बैंकिंग ट्रेजेडी नाम की बुक लिखी तमाल बंदोपाध्याय ने। रसाथी द अदर साइड ऑफ ट्रांसजेंडर नाम का उपन्यास यानी नॉवेल लिखा ससेंद्रन कल्लिकेल ने। बाय बाय कोरोना नाम की पुस्तक का विमोचन किया आनंदीबेन पटेल जी ने, जो कि हैं यूपी और एमपी की गवर्नर करंट टाइम पर। टिल वी विन, ये रणदीप गुलेरिया जी ने पुस्तक लिखी है, जो कि हैं एम्स के डायरेक्टर, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के डायरेक्टर। योर बेस्ट डे इज टुडे, अनुपम खेर जी ने ये पुस्तक लिखी है। माझी भींत, ये राजेंद्र दर्दा द्वारा लिखी गई है पुस्तक और भगत सिंह कोश्यारी जी ने अभी हाल ही में इसे लॉन्च किया है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है, हाल ही में किसे म्यांमार का दोबारा स्टेट काउंसलर चुना गया? तो अभी हाल ही में म्यांमार की दोबारा स्टेट काउंसलर चुनी गई आंग सान सू की। कौन? आंग सान सू की। ये दोस्तों दोबारा स्टेट काउंसलर इसलिए चुनी गई हैं क्योंकि इनकी जो पार्टी है एनएलडी, क्या है पार्टी का नाम? एनएलडी यानी नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी। याद रखिएगा पार्टी का नाम नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी। तो इनकी पार्टी ने दोस्तों सरकार बनाने के लिए एक बार फिर से जीत हासिल की है। संसद में इनकी पार्टी ने 412 में से 346 सीटें जीती हुई हैं। तो 346 सीटें जब जीत गई हैं तो दोबारा से इनकी पार्टी जीत हासिल कर चुकी है और इनको अपना अगला नेता एक बार फिर से चुन रही है। तो जैसे होते हैं अदर जगहों पर पीएम होते हैं, प्रधानमंत्री वगैरह होते हैं, वैसे यहाँ पर स्टेट काउंसलर होते हैं। तो आंग सान सू की को एक बार फिर से स्टेट काउंसलर चुना गया है। अब देखिए, ये म्यांमार की बात हो रही है। म्यांमार से आपको एक पॉइंट याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर 2011 तक दोस्तों सैन्य शासन चल रहा था। 2011 में सैन्य शासन खत्म हुआ, उसके बाद से चुनाव शुरू हुए, यानी लोकतंत्र एक प्रकार से कहें लागू हो गया। तो पहली बार भी इन्होंने ही जीता और अब की बार दूसरा ही चुनाव था, उसमें भी इन्होंने ही जीत हासिल की। लेकिन यहाँ से इम्पोर्टेंट पॉइंट ये बनता है, ध्यान देने वाली बात ये है कि अभी भी वहाँ पर 1/4 हिस्से पर, 1/4 सीटों पर सेना का अभी भी रिजर्वेशन है, यानी
एक चौथाई सीट अभी भी सेना के लिए रिजर्व है। ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, तो आंग सान सू की जो है म्यांमार की दोबारा स्टेट काउंसलर चुनी गई हैं। चलिए, म्यांमार आया है। म्यांमार देख लीजिए, भारत के पड़ोस में ही है ये म्यांमार, भारत का पड़ोसी देश है म्यांमार, यहाँ पर रहा। ठीक है, इसका पुराना नाम है बर्मा। नेपिदा यहाँ की राजधानी है। मुद्रा है क्यात या बुर्मिस क्यात भी आपको दिखने को मिलेगा। संसद का नाम है पिथु हलुत्तो। क्या नाम है? पिथु हलुत्तो। ये दोस्तों कई एग्जाम में रिपीट हुआ है। अब देखिए, मैंने आपको कई बार बताया है, बांग्लादेश, नेपाल, चीन, पाकिस्तान और म्यांमार और श्रीलंका, ये सभी भारत के जो पड़ोसी देश हैं, इनकी संसद का नाम इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा आप लोग। राजभाषा है बर्मी। सबसे बड़ा नगर यांगून है। यूवी मिंट राष्ट्रपति हैं यहाँ के। दोस्तों, सबसे बड़ा नगर बहुत पूछा गया था, कहाँ पर? एसएससी के एग्जाम्स में। एसएससी की अगर आप प्रीवियस ईयर के एग्जाम के क्वेश्चन उठाकर देखेंगे तो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे भारत के पड़ोसी देशों से, उनके बड़े नगर कौन है या फिर उनकी मुद्रा क्या है। अगला है राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस कब मनाया जाता है। एक्चुअल में इसी कर लीजिए, राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस कब मनाया गया, क्योंकि होता क्या है कि प्रत्येक वर्ष ये धनतेरस के दिन मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? धनतेरस के दिन। तो जब भी धनतेरस होगा तभी ये मनाया जाएगा। इस बार कब था? 13 नवंबर को। तो इस वजह से 13 नवंबर को मनाया गया राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस। एक्चुअली में दोस्तों, धनतेरस जो त्यौहार होता है, ये धन्वंतरी जी की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। धन्वंतरी के नाम से ही पड़ा है धनतेरस। तो हर साल धन्वंतरी जी की जयंती के दिन धनतेरस मनाया जाता है और उसी दिन राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस मनाया जाता है, क्योंकि धन्वंतरी जी आयुर्वेद विशेषज्ञ थे, आप सभी को पता है। ठीक है, तो उन्हीं की जयंती पर प्रत्येक वर्ष धनतेरस के दिन मनाया जाता है राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस। कब से मनाया जाना शुरू हुआ? 2016 से इसकी शुरुआत हुई। तो 2016 से इसकी शुरुआत हुई, तो इस बार 5वीं बार मनाया जा रहा है। लेकिन ध्यान रखना है आपको इस बात कि कोई जरूरी नहीं है कि हर साल 13 नवंबर को पड़े। इसकी थीम भी रखी गई है। क्या है थीम? इस दिवस की थीम रखी गई है दोस्तों, आयुर्वेदा फॉर कोविड-19। क्या है? आयुर्वेदा फॉर कोविड-19। अच्छा, इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2 आयुर्वेद संस्थानों का भी उद्घाटन किया। कौन कौन से? आयुर्वेद शिक्षण और अनुसंधान संस्थान जामनगर गुजरात में, और एक राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर में राजस्थान में। क्लियर? अब ये 13 नवंबर से एक और इम्पोर्टेंट डे आया है, उसको भी हम लोग इसी में लिंक कर लेते हैं, अलग से क्वेश्चन नहीं दिया जाएगा। विश्व दयालुता दिवस, ये भी मनाया जाता है 13 नवंबर को। क्या? विश्व दयालुता दिवस, वर्ल्ड काइंडनेस डे। क्यों मनाया जाता है? लोगों में दोस्तों दया की भावना को लाने के लिए, लोगों को दयाशील बनने के लिए, दयालु होने के लिए प्रेरित करने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। कब से मनाया जाना शुरू हुआ? 1998 से, 1998 से ये दिवस मनाया जाना शुरू हुआ। इसकी भी थीम रखी गई है। क्या है थीम? द वर्ड वी मेक इंस्पायर काइंडनेस, ये है इसकी थीम। क्लियर? अब दोस्तों आया है नवंबर मंथ का इंपॉर्टेंट डे, तो हम लोग रिवीजन भी कर लेते हैं। 1 नवंबर को मनाया गया विश्व शाकाहारी दिवस। 5 नवंबर को मनाया गया विश्व सुनामी जागरूकता दिवस। 7 नवंबर को मनाया गया राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस। 8 नवंबर को मनाया गया विश्व रेडियोग्राफी दिवस। 9 नवंबर को राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस और उसी दिन मनाया गया उत्तराखंड का स्थापना दिवस। 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। 12 नवंबर को विश्व निमोनिया दिवस और उसी दिन पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे भी मनाया गया। 13 नवंबर को राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस, धनतेरस को मनाया जाता है जो कि, और 13 नवंबर को ही विश्व दयालुता दिवस मनाया गया। दोस्तों, मैंने आपसे वादा किया था कि धीरे धीरे करके सभी पेजेस भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, जैसा कि आप लोग डिमांड कर रहे थे बहुत दिनों से कि जो मैं बोल करके बताता हूँ वो चीज़ें मैं लिख करके आपको प्रोवाइड करूँ, रिवीजन वाला पॉइंट। तो धीरे धीरे कोशिश जारी है, इस वजह से आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए। आप लोग बस लाइक और शेयर करके अपना सपोर्ट दिखाते रहिए। आप लोगों के लिए मैं नई नई चीज़ें हमेशा लाता रहूँगा, हमेशा कुछ ना कुछ बेहतर करने का प्रयास करता रहूँगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने किसानों के लिए कितने की उर्वरक सब्सिडी की घोषणा की? तो निर्मला सीतारमण जी ने अभी हाल ही में किसानों के लिए 65,000 करोड़ की उर्वरक सब्सिडी की घोषणा की है। अब ये सब्सिडी की घोषणा क्यों की गई है? जिससे दोस्तों जो किसान हैं हमारे, वो आने वाली फसल के जो मौसम है उसमें उर्वरकों की उनको पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके, यानी कि उनके पास पर्याप्त रूप से उर्वरक अवेलेबल किए जा सकें। तो इसी के लिए 65,000 करोड़ की ये उर्वरक सब्सिडी लॉन्च की गई है। अब इससे लगभग 14 करोड़ किसानों को लाभ मिलेगा। कितने किसानों को? 14 करोड़ को किसानों को लाभ मिलने वाला है। अच्छा, इसी के साथ में इसी वित्तीय वर्ष में दोस्तों प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार योजना के लिए भी 10,000 करोड़, कितना? 10,000 करोड़ रुपए
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार योजना के लिए भी अतिरिक्त प्रावधान किया गया है, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था जो है उसको भी सुधारा जा सके। तो 65,000 करोड़ उर्वरक सब्सिडी के लिए प्लस 10,000 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार योजना के लिए। क्लियर बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। हाल ही में मूडीज ने फाइनेंशियल ईयर 2020 में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट कितना रहने का अनुमान लगाया। तो मूडीज दोस्तों एक रेटिंग संस्था है और इसने अपना अनुमान एक बार फिर से घटा दिया है। फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में इसने अपना नया जीडीपी ग्रोथ रेट का अनुमान बताया है भारत के लिए 8.9%, वो भी नेगेटिव में। तो -8.9% जो है अब इसका नया अनुमान है भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट के लिए। इससे पहले इसने बताया था -9.6% का। ठीक है, अब देखिए इसके अलावा इसने 2021-22 के लिए भी बताया है और वो भारत के लिए अच्छा अनुमान लगाया है। कितना लगाया है? उसने बताया कि 2021-22 में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट वो पॉजिटिव में रहेगी और पॉजिटिव में कितना रहेगी? +8.6% रहेगी। अभी इससे पहले जब इसने अपना अनुमान बताया था तब बताया था प्लस में 8.1% का। जीडीपी होता क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसमें कई बार आपको बताया गया है कि दोस्तों कोई भी देश होता है वो एक वित्तीय वर्ष में किसी एक फाइनेंशियल ईयर में अपनी सीमाओं के अंतर्गत जितने भी सेवाओं का, जितने भी उत्पादों का उत्पादन करता है उनके ही कैलकुलेशन को कहा जाता है जीडीपी। अब वो प्रत्येक वर्ष किस रेट से बढ़ती हैं इसी को कहा जाता है जीडीपी ग्रोथ रेट। तो जब भी कोई भी एजेंसी जो हो, कोई भी रेटिंग एजेंसी हो, कोई भी संस्था हो, अपना जीडीपी ग्रोथ रेट का अनुमान जारी करती है तो संस्था यही बताती है कि ये देश जो है वो कितने प्रतिशत की दर से वृद्धि कर रहा है। क्लियर बिल्कुल। चलिए मूडीज आया है, मूडीज के बारे में भी थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। मूडीज का हेडक्वार्टर है दोस्तों न्यूयॉर्क में। इसके सीएमडी यानी कि चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं रेमंड डब्ल्यू मैकडैनियल जूनियर। कौन? रेमंड डब्ल्यू मैकडैनियल जूनियर। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला है, हाल ही में अयोध्या दीपोत्सव में कितने दीप जलाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया? तो दोस्तों अयोध्या के दीपोत्सव में 5.5 लाख से ज़्यादा दीप जला करके एक बार फिर से गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया। देखिए 5.5 लाख यानी 5,51,000 के दीपों को जलाने के लिए लक्ष्य रखा गया था। एक्चुअल डेटा की अगर बात करें तो 6,06,000 से ज़्यादा दीप जले हुए हैं। ठीक है, लेकिन क्योंकि ये ऑफिशियल डेटा था 5.51 लाख का तो इसी को हम लोग याद रखते हैं अभी फिलहाल के लिए। वैसे एक्चुअल डेटा भी मैंने आपको बता दिया है। 6,06,000 से ज़्यादा दीप जले थे और एक बार फिर से अयोध्या दीपोत्सव का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हो गया। इसने अपना ही पिछले बार का रिकॉर्ड तोड़ा हुआ है और इसने अगली साल के लिए लक्ष्य रखा है 7.51 लाख का, यानी 7,51,000 दिए जलाने का अगली साल का लक्ष्य है अयोध्या के दीपोत्सव का। भगवान राम की नगरी अयोध्या दोस्तों ये सरयू नदी के किनारे बसा शहर है। ये याद रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, खास करके यूपी लेवल के एग्जाम में। सरयू नदी के किनारे बसा शहर है अयोध्या। फैजाबाद का नाम चेंज करके अयोध्या कर दिया गया है। अब देखिए ये दीपोत्सव की बात करें तो सबसे पहले शुरुआत इसकी हुई 2017 से। 2017 में 1,87,000 दीप जले, हालांकि तब कोई रिकॉर्ड नहीं बना था। फिर 2018 में जब जलाए गए दीप, एक बार फिर से दीपोत्सव हुआ तो 3,01,000 से ज़्यादा दीप जलाए गए और तब बना पहली बार वर्ल्ड रिकॉर्ड। 2019 में इसने एक बार फिर से अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा और 4,09,000 के दीप जलाए। 2020 में अब 6,06,000 से ज़्यादा का दीप जलाया गया है, लेकिन 5,51,000 का लक्ष्य रखा गया था ऑफिशियल तरीके से। क्लियर होना चाहिए बिल्कुल। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला है, हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री संचमन लिम्बो का निधन हो गया? तो अभी हाल ही में दोस्तों सिक्किम के पूर्व मुख्यमंत्री संचमन लिम्बो का निधन हो गया। सिक्किम के ये पूर्व सीएम थे, चौथे नंबर के सीएम थे सिक्किम के। अच्छा, किसी राज्य के पूर्व मुख्यमंत्रियों के निधन का सिलसिला दोस्तों पिछले 30 दिनों में 3 बार हो चुका है। सबसे पहले मैंने आपको बताया केशुभाई पटेल जी का, गुजरात के पूर्व सीएम थे, 2 बार सीएम थे, इनका निधन हुआ। फिर सतीश प्रसाद सिंह जी बिहार के सबसे छोटे कार्यकाल के मुख्यमंत्री थे, इनका भी निधन हुआ। इसके बाद दोस्तों अब सिक्किम के पूर्व मुख्यमंत्री संचमन लिम्बो का भी निधन हो गया। तो ये तीनों के तीनों नाम इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों सिक्किम की। सिक्किम देख लीजिए मैप में, ये रहा सिक्किम। प्रेम सिंह तमांग यहाँ के हैं करंट टाइम पर चीफ मिनिस्टर, गवर्नर हैं गंगा प्रसाद जी। सिक्किम देखिए दोस्तों केवल और केवल ये पश्चिम बंगाल से अपना बॉर्डर शेयर करता है। मैंने आपको कई बार बताया है केवल 2 ऐसे राज्य हैं जो केवल और केवल एक राज्यों से ही अपना बॉर्डर शेयर करते हैं, एक भारतीय राज्य से ही। एक है मेघालय जो कि केवल और केवल असम से अपना बॉर्डर शेयर करता है, और एक है सिक्किम जो कि केवल और केवल पश्चिम बंगाल से अपना बॉर्डर शेयर करता है। सिक्किम से आपको याद होगा 36वां संविधान संशोधन
याद रखना चाहिए, अगर नहीं याद है तो याद कर लीजिए। 36वें संविधान संशोधन के तहत भारत का 22वां राज्य बनकर आया था सिक्किम। क्लियर। चलिए सिक्किम हाईकोर्ट को भी जान लीजिए। सिक्किम हाईकोर्ट के करंट टाइम पर चीफ जस्टिस हैं अरूप कुमार गोस्वामी। कौन है? अरूप कुमार गोस्वामी जी हैं यहाँ के चीफ जस्टिस। अगला है, हाल ही में किसके ऊपर बोस कियाना नामक पुस्तक लिखी गई? तो दोस्तों बोस कियाना नामक पुस्तक लिखी गई है गुलजार जी के ऊपर। गुलजार जी का नाम तो आपने जरूर सुना होगा, ये भारत के मशहूर कवि और गीतकार हैं और गुलजार जी के ऊपर लिखी गई है पुस्तक बोस कियाना। एक्चुअली में गुलजार जी के घर का नाम है बोस कियाना, मुंबई स्थित जो इनका घर है उसी का नाम है बोस कियाना। तो इनके ऊपर ये बुक लिखी गई है। राधा कृष्ण प्रकाशन ने इस पुस्तक को प्रकाशित किया है और संपादन किया है यशवंत व्यास जी ने। तो बोस कियाना नामक पुस्तक गुलजार जी से संबंधित है। पुस्तकों और लेखकों से संबंधित प्रश्नों का हमने रिवीजन आपको शुरुआत में ही करा दिया। तो बस इतना ही रखते हैं वीडियो में। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को कर दीजिए लाइक और अपने दोस्तों के पास भी इसे शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर अगर दोस्तों नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस का भी नोटिफिकेशन आपको मिलता जाए। साथ ही साथ दीपावली ऑफर का आप लोग फायदा उठाइए। ई बुक आपने अगर नहीं परचेज किया है तो जाइए ई बुक को परचेज कीजिए। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया है। कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप वहाँ से संपर्क कर सकते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं आपके लिए। क्वेश्चन ऑफ द डे में यूएई और किस देश के बीच अमेरिका ने शांति समझौता कराया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला, इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन का मुख्यालय कहां पर स्थित है? दोनों क्वेश्चंस के बारे में आप काफी कुछ लिख सकते हो। चलिए दोस्तों बस फिलहाल रखते हैं इतना ही वीडियो में। एक बार फिर से आपको और आपके पूरे परिवार को मिश्रा जी टेक्निकल की तरफ से विश यू वेरी वेरी हैप्पी एंड सेफ दिवाली। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।